उत्तर भारत में देवभूमि हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जनपद। अनंत काल से यहाँ कल कल बहती गिरी नदी के दोनों किनारों पर सांस लेती एक विलक्षण सभ्यता। जी हाँ, एक ऐसी सभ्यता जिसमें अनगिनत संस्कार विकसित हुए और बहुरंगी लोक संस्कृति में अपने पांव पसारे। गिरी नदी के दोनों छोर पर हमारे पूर्वजों ने न जाने कितनी हसरतें पालकर अपने खेत खलिहान तैयार किए होंगे। कैसे कैसे सपने संजोकर बड़े बड़े खेतों की मुंडेरों पर उगाए होंगे हजारों लाखों फलदार और पशु चारे के पेड़ पौधे। किसी भी देश की सभ्यता के विकास में सदियां बीत जाती हैं, तब जाकर एक समाज को अलग पहचान मिलती है। लेकिन जब उसके वजूद का नामो निशान मिटा देने का फरमान जारी हो जाए, तो जरा सोचिए उन मासूम व अबोध चेहरों पर कितनी ही बेशुमार कहानियां सिमट कर रह जाएंगी। जी हाँ, यही विडंबना है उन लोगों की जिन्होंने रेणुका बांध के निर्माण के कारण अपना घर संसार छोड़कर रुखसत होना है। या यूं कहें कि एक नदी के किनारे बसी सभ्यता के आहिस्ता आहिस्ता समाधि में तब्दील होने की कहानी है। ये सचमुच हैरत अंगेज घटना है कि रेणुका डैम से प्रभावित परिवारों को हिमाचल सरकार मुआवजा तो बांट चुकी है, लेकिन वे कैसे पुनः अपनी जीविका की जड़ें जमाएंगे, ये कोई नहीं जानता। रेणुका डैम के लिए जो भी 37 विलेजेस में भूमि एक्वायर की गई है, आज तक हमने लगभग 400 करोड़ रुपए इनको भूमि का मुआवजा और इस पर जो पेड़ और स्ट्रक्चर आदि थे उसकी हमने पेमेंट कर दी है। और आगे भी यही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, जो भी लेफ्ट आउट पेमेंट बची है। गिरी नदी पर एक बांध के निर्माण से जो इलाका जलमग्न होना है, वो रेणुका और राजगढ़ के खैरी के मध्य गिरी नदी के दोनों छोर पर बसा है। सदियों से यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं और यही इनकी रोजी रोटी का मूल आधार भी रहा है। इसके सिवा यहाँ के लोगों के पास ना तो कोई कारोबार है और उस पर सरकारी नौकरियां भी सीमित हैं। आइए आपको उन गांव में ले चलते हैं जहां के बाशिंदे उस परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे ही आप सिरमौर जिले के रेणुका के निकट ददाहू का पुल पार कर संगडाह हरिपुर धार को जाने वाली सड़क पर ड्राइव करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की ऊंचाई ग्रहण करते चलेंगे। सबसे पहला गांव मोहतू है, जो डूब क्षेत्र में आ रहा है। इलाके के दूसरे गांव की तरह ये गांव भी उन्नत खेती बाड़ी और बागवानी के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान गेहूं, मकई, आलू, अदरक, लहसुन आदि के अलावा अनेक फलों और फूलों की खेती करते आ रहे हैं। अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान व सभ्यता में सांस लेते इस गांव की त्रासदी ये है कि इसकी उर्वरक जमीन तो जलमग्न हो जाएगी, किंतु ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहाँ के घर बचे रहेंगे। अब जिन किसानों की उपजाऊ जमीन को डैम का पानी ले लेगा, उसके बाद ये लोग अपने घरों में कैसे रह पाएंगे? जरा कल्पना कीजिए कि उस वक्त इन घरों के आंगन, दरों, दीवारों और कमरों में कैसा सूनापन पसरा होगा। घर रख रख के और जमीन हमारी सारी डूब गई, जितनी भी जमीन है, जंगल भी गए और जमीन भी गई। 3 मीटर नीचे पानी का लेवल बताते हैं। मोतू गांव की एक गंभीर समस्या है। यहाँ लोगों की जो कल्टीवेटेड लैंड और जिसके ऊपर वो इनकी आजीविका, हमारी जो आजीविका निर्भर थी, वो ख़त्म हो चुकी है, डैम में मिल चुकी है। और पीछे हमारी ज़मीन जंगल झाड़ी और बंजर कदीम बची है, वो भी 1-1, 2-2 बीघा बची है। अब ना तो इन्होंने हमारे को लैंडलेस की कैटेगरी में लिया, ना हाउसलेस की कैटेगरी में लिया है। मोहतू के बाद दूसरा बड़ा इलाका सियूं विस्थापित होगा।
यहाँ नदी के किनारे अत्यधिक उर्वरक व उपजाऊ खेत अपनी विशालता से सबको मोह लेते हैं। इसकी वजह यह है कि हिमाचल के पहाड़ों में छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और यही खेत किसानों की रोजी रोटी का आधार हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि रेणुका डैम में सियूं इलाके के ऐसे विशाल खेत जलमग्न हो रहे हैं जिनमें गिरी नदी के पानी से कूहलों के जरिए सिंचाई होती है। गिरी नदी का पानी जहां एक ओर यहाँ की जमीन को साल भर हरा रखता है, वहीं मेहनतकश किसान साल भर में 4-4 नकदी फसलें उगाकर अपने परिवारों को पालते आए हैं। हमारे जो ये ग्राम सियूं का जो गांव है, ये इस समरजेंस एरिया में सबसे बड़ा गांव है जहां पर की 1215 बीघे ज़मीन जो है जलमग्न हो रही है। और इसमें जो है हमारे जो जितने भी मंदिर जो आस्था का प्रतीक है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है और आपके पशु औषधालय है, ये सब जलमग्न हो रहे हैं और यादें भी इसमें डूब जाएंगी। इस मंदिर के प्रांगण में जो पीपल के पेड़ है और आम के पेड़ है, ये हजारों साल पुराने पेड़ है। जब यहाँ डैम का पानी भरेगा तो ये मंदिर भी डूब जाएगा। प्राचीन काल का जो इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, उसे हम दोबारा जीवित नहीं कर सकते हैं। ऐसी ही समतल और उर्वरक जमीन गिरी नदी के दोनों किनारों पर डूब रहे अन्य गांव की भी है। हमारी जमीन डैम में जा रही है, 6-7 बीघे जमीन है मेरे पास। अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो बंगालियों की तरह घूमना पड़ेगा, और जगह जमीन है नहीं। पैसा भी मिला, सब कुछ मिला, पर जो हमारी ज़मीनें हैं बड़ी काम की चीज़ है। पर जब अब सरकार का हुक्म हुआ जी तो हमारे को ये ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। अब हमें ये पता नहीं है कि डैम वाले हमको कहाँ ले जा रहे हैं, और डैम वाले ने हमें अभी तक कोई बताया भी नहीं है कि आपके लिए जगह रखी है। हमें बड़ा दुख है कि हम इकट्ठे होकर हमें जो भूमिहीन है उनको इकट्ठा रखें, उनके लिए कॉलोनी इकट्ठी बनाएं। दूसरी ओर परियोजना प्रबंधन ने इसी जिले में पावटा तहसील के अंबोवा, सैनवाला और टोक्यो तथा नाहन तहसील के चाकली गांव में मात्र 417 बीघा बंजर जमीन रेणुका बांध विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए 18 करोड़ रुपए में खरीदी है। लेकिन जरा सोचिए, जब यहाँ के लोग विस्थापित होकर किसी दूसरी जगह बंजर जमीन पर बसेंगे तो उन्हें क्या अपनी जैसी जमीन कहीं मिल पाएगी? उन्हें तो बस जीविका के नए सूत्र तलाशने होंगे। हम पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा से लेके, और ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया ज़मीन थी जो कि साल में 3 फसलें उगाती थी। हमें ऐसी ज़मीन ना कहीं मिलेगी और ना हमको मिल सकती, तो इसलिए अब हम परेशान भी हैं कि अब करें तो क्या करें। यहाँ पर लोगों के पास कम से कम एक किसान के पास 3-3, 4-4 लाख रुपए के लहसुन, टमाटर, अदरक, मिर्च, मटर आदि की फसल की जाती है। 70 परिवार है जो यहाँ से विस्थापित होगा। उन किसी भी लोगों को पता नहीं है कि हमें कहाँ ज़मीन दी जाएगी। अब डैम आ रहा ना, जाना नहीं हम सारे यहाँ से, क्योंकि ऐसी ज़मीन हमारे को कहाँ मिल रही है और कहाँ हमारे बाल बच्चा अपना पालना है। एक बेहद पुरानी सभ्यता में भावनात्मक रूप से रचे बसे होने के उपरांत जब वहां के लोग उजड़ जाते हैं तो कल्पना कीजिए उनका क्या सूरत हाल होता होगा। उस पीड़ा को वही लोग शिद्दत से महसूस कर सकते हैं जिन्हें अपना सर्वस्व लुटाकर नई पगडंडियों पर दस्तक देनी होती है। सच पूछें तो ये मृत्यु से भी अधिक दुखदायक स्थिति है, क्योंकि मृत्यु पर इंसान को केवल एक बार ही मरना पड़ता है, जबकि विस्थापन से लोग पल प्रतिपल अपने वजूद की मौत का दंश झेलते रहते हैं। मैं +2 क्लास में पढ़ रही हूँ। हमें बताया जाता है कि देश का विकास करना चाहिए। क्या यही विकास है कि हमसे खेतीबाड़ी छीन ली जाए? ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, परदादों से हो रहा, तो हमें भी पता है इस ज़मीन का भाई बड़ा हमारा अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलन से, बड़ा प्यार से बैठना उठना, अपना कल्चर सब कुछ सेट था, और आज हमारे को विस्थापन किया गया।
यहाँ के बाशिंदे अपने दामन में एक मौलिक सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं जो अब छिन्न भिन्न होने के कगार पर है। सिरमौर जिले का एक ऐसा भूखंड है जो अपने राग विराग, लोक संगीत, माधुर्य और विशिष्ट लोक संस्कृति में रचा बसा है। आसमान से बतियाते शिखर, पथरीले रास्तों और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर दौड़ती इंसानी हसरतें न जाने कहां जाकर दम तोड़ देगी, कोई नहीं जानता। मगर अब तो वही पुरानी दास्तान है। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। यहां के मेहनतकश लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के बाशिंदों की प्यास बुझाने के लिए एक दिन उनका सब कुछ तबाह हो जाएगा और कुदरती फिजा में सांस लेने के बाद एक रोज उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जी हां, हमारे देश की राजधानी के लोगों के पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए गिरी नदी के पानी को सैकड़ों मील दूर पहुंचाने की जद्दोजहद जारी है। इस बांध का निर्माण करने का मेन उद्देश्य हमारी कैपिटल दिल्ली को पानी सप्लाई देना है। तो जो यमुना रिवर है उसके जो अपस्ट्रीम की जो छोटी रिवर हैं, गिरी, बाटा, इनका पानी इकट्ठा किया जाए और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। पानी की जंग ने हालांकि पूरे देश को झकझोर रखा है, लेकिन एक सभ्यता को उजाड़कर दूसरी सभ्यता के लिए पानी मुहैया कराना कहां तक तर्कसंगत है। ये दुख संवेदनहीन सरकारों को कभी परेशान नहीं करता। यद्यपि गिरी नदी में इतना पानी है भी नहीं कि दिल्ली की जरूरत के मुताबिक रोजाना 23 क्यूमेक्स मीटर पानी भेजा जा सके, तभी तो बरसात के पानी के संरक्षण के लिए रेणुका के नजदीक गिरी नदी पर एक बड़े बांध के निर्माण की परियोजना पर विचार हुआ। यहां यह जानना भी दिलचस्प होगा कि गिरी नदी का उद्गम कहां है। गिरी नदी का उद्गम स्थल शिमला जिले में खड़ा पत्थर के निकट गिरी गंगा नामक स्थान है। यह एक धार्मिक स्थल है जिससे इस पहाड़ी इलाके के लाखों जनमानस की असीम आस्था जुड़ी हुई है। उद्गम स्थल से गिरी नदी एक छोटी सी जलधारा के रूप में प्रकट हुई है और आहिस्ता आहिस्ता लंबा सफर तय कर सिरमौर में अपना आकार ग्रहण करती है। सैकड़ों मील लंबे इस रास्ते में गिरी नदी अनेक नदी नालों का जल अपने दामन में ग्रहण करती चली जाती है और रेणुका पहुंचते पहुंचते अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त करती है। इस नदी का रौद्र रूप बरसात के दिनों में ही देखा जा सकता है। तब ये अपार जल भराव के कारण अपनी पराकाष्ठा पर होती है। बरसात के दिनों में पहाड़ों पर बारिश का पानी बहकर काफी मात्रा में इसी नदी में आता है। इसी जल भंडारण से साल भर दिल्ली की प्यास बुझाने की योजना है। वैसे देखा जाए तो यहाँ के लोगों में अपने घर संसार डूबने का खौफ पिछले कई सालों से बना हुआ है, लेकिन करीब 30 सालों के बाद अब केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार के मध्य हुए करारनामे के मुताबिक यहाँ के लोगों का विस्थापित होना तय है। इसके लिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। रेणुका बांध के निर्माण के बाद यहाँ 40 मेगावाट बिजली के उत्पादन की एक विद्युत परियोजना को भी अंजाम दिया जाएगा, ताकि सैकड़ों लोगों के उजड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश को कुछ तो फायदा हो। रेणुका बांध बनने से 24 किलोमीटर के डूब क्षेत्र में करीब करीब 25 पंचायतों के 20 गांव अपना अस्तित्व खो देंगे। इस परियोजना के बनने से डूब क्षेत्र के 2462 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उजड़ने के बाद यहाँ के लोग कहां बसेंगे ये वे खुद भी नहीं जानते। और हमारी सरकारें ऐसे मामलों में संवेदनहीन बनी रहती हैं। किसी भी बड़ी परियोजना के निर्माण के वक्त पुनर्स्थापन के मूल मुद्दे पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता और लोग सालों साल दर दर भटकते रहते हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलेगा कि आजादी के बाद देश के नवनिर्माण के लिए विकास की बेशुमार योजनाएं आरंभ हुई। उस जमाने में
देश की सबसे बड़ी भाखड़ा डैम और विद्युत उत्पादन परियोजना को साकार होते देखना राष्ट्र के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस विशाल परियोजना ने करोड़ों भारतवासियों को चकित तो कर दिया था, परंतु इसके निर्माण के कारण बिलासपुर शहर सहित जिले के अनेक गांव सागर के आगोश में समा गए और हजारों लोग बेघर हुए। चंद सालों बाद पोंग बांध बनने के बाद करीब 30,000 परिवार उजड़ गए। भाखड़ा बांध पंजाब और हरियाणा की खुशहाली का प्रतीक बना तो पोंग बांध ने राजस्थान के रेतीले टीलों को हरा भरा किया। सदियों से पानी के संकट से जूझ रहे मरुस्थल के लोगों के चेहरों पर चमक देखते ही बनती थी। परंतु दूसरी ओर कई दशकों पहले पोंग बांध और भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण उजड़े हिमाचली लोग अपनी नई जड़ें जमाने की जद्दोजहद में आज तक दर दर भटक रहे हैं। उस पर पीड़ादायक स्थिति ये है कि आजादी के बाद से अब तक न तो पंजाब ने ही भाखड़ा बांध विस्थापितों की सुध ली, न ही राजस्थान ने पोंग बांध से उजड़े लोगों को अपनी सरजमी पर बसने दिया। अब यही कहानी एक बार फिर सिरमौर में दोहराई जा रही है। इस कथा के किरदार बने हैं यहाँ के किसान और बागवान जो अपने हालात से खुश थे, लेकिन दिल्ली का कंठ ना सूखे इसकी फिक्र सरकारों को है। इसीलिए गिरी नदी के पानी को सैकड़ों मील लंबा सफर तय कर राजधानी पहुंचाने की कश्मकश जारी है। पर यह सब सिरमौर के बसे बसाए आशियानों को उजाड़कर यहां के लोगों की जिंदगी की कीमत पर हो रहा है। उजड़ने का बहुत हमें दर्द है, क्योंकि ये ऐसा दर्द है जो जिसको हम सहन नहीं कर पाते। और हमारे जो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जैसे भाखड़ा बांध के विस्थापितों का हाल हुआ है कि जिनको ना मकान मिले ना उनको ज़मीनें मिली, ऐसा हाल हमारा नहीं होना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जो है ठीक ढंग से पुनर्स्थापित किया जाए। अब ये तय हो चुका है कि रेणुका बांध की तामीर के बाद वे भी भाखड़ा या पोंग विस्थापितों की तरह रेणुका विस्थापित कहलाकर दर दर की ठोकरें खाएंगे। इस बांध के बनने से डूब क्षेत्र की जमीन और घर मकान ही नहीं अपितु अनेकों देवालय, प्रगाढ़ आस्था और धार्मिक श्रद्धा के स्थलों, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के साथ साथ यहाँ के रीति रिवाज, गीत संगीत और पुश्तैनी मंगलाचार सहित सब कुछ पानी के गर्भ का इतिहास हो जाएगा। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन खीर पटांडे, सिडकू व असकलू आदि भी बिछड़े पलों की यादें बनकर रह जाएंगी। सच पूछें तो यहाँ डैम के निर्माण का अर्थ है उन सपनों का चूर चूर होना जिन्हें साकार करने में यहाँ के लोग पुष्ट दर पुष्ट संघर्ष करते रहे। वक्त के साथ शरीर का घाव तो भर जाएगा, मगर जरा सोचिए हमारी धरती मां के उस घाव के बारे में जो शायद कभी भी भर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ वनस्पति की वो प्रजातियां भी डैम की गहराई में समा जानी हैं जो इस इलाके के अलावा और कहीं न तो पैदा होती हैं और न ही पनपती हैं। हमारे बगीचे भी है, दूसरे हमारे हर्बल प्लांट है, जैसे हरड़ है, बेहड़ा है, आंवला है। दूसरे हमारे चारे वाले जो पेड़ पौधे हैं जैसे ब्यूल हो गया, कराड़ हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो पौधे हैं। जहाँ भी सरकार हमारे को विस्थापित करेगी वहाँ ये चीज़ें हमें नहीं मिलेगी। रेणुका बांध परियोजना की पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट सन 1992 में आई थी। तब इसकी अनुमानित लागत थी 1382.54 करोड़ रुपए। यद्यपि इस बांध की संशोधित डीपीआर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने वर्ष 1993 में तैयार करके 31 मार्च 1993 को केंद्रीय जल आयोग को भेज दी थी। अनेक संशोधनों के पश्चात वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने 3498.86 करोड़ रुपए की संशोधित रेणुका बांध परियोजना को मंजूरी दी, लेकिन स्थानीय संघर्ष समितियों और प्रभावित लोगों के हस्तक्षेप के उपरांत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने 31 अगस्त 2010 में बांध के निर्माण पर रोक लगा दी। मार्च 2015 में मंत्रालय ने रोक हटाई और बांध बनाने की अनुमति दी।
बांध परियोजना को रफ्तार देने के लिए सन 2007-8 में रेणुका बांध परियोजना का एक दफ्तर रेणुका के निकट ही ददाहू में खोला गया। काम धीमी गति से आगे बढ़ा और बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की योजना को 27 मार्च 2006 में मंजूरी दी गई। जमीन के मुआवजे का आधार साल 2013 को बनाया गया। नदी तल से 148 मीटर ऊंचे और 778 मीटर चौड़े रेणुका बांध के निर्माण से जो 2462 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, उनमें से 1142 परिवार मुख्य प्रभावित परिवारों में शामिल हैं, जबकि 149 परिवार पूरी तरह बेघर व भूमिहीन हो रहे हैं। इस बांध में 954.34 हेक्टेयर निजी भूमि, 100.43 हेक्टेयर सरकारी जमीन व 695 हेक्टेयर वन भूमि सहित कुल 1994.19 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की गई है। डूब क्षेत्र से बाहर ऐसे सैकड़ों गांव हैं जिनके वन एवं चरागाह अधिकार भूमि अधिग्रहण के कारण इस बांध में लीन हो रहे हैं। इस 24 किलोमीटर लंबे रेणुका बांध का पहला प्रभावित डूब क्षेत्र गांव पनार के निचले भाग से शुरू होता है और चमियाना, चलौशी, मोहतू, टिकरी, जायचा मजाई, लाना मशौर, लगनू, मलाहन, सियूम, घील कंगा, शियाऊ बाग, नड़ेल, बनोल, अणु खुरकणा, भल्टा मच्छेर होता हुआ 0 पॉइंट पर ब्यास खैरी तक पहुंचता है। रेणुका बांध के निर्माण के लिए सन 2008 में भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ और इसी साल से मुआवजे का भुगतान किया गया। विस्थापितों को मुआवजा देने के 3 मापदंड अपनाए गए। किसानों को जंगल झाड़ी जमीन का मुआवजा 50,000 रुपए प्रति बीघा, असिंचित ओबड़ भूमि 1.5 लाख रुपए प्रति बीघा और कुलाऊ यानी सिंचित भूमि 2.5 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से निर्धारित किया गया। इतने कम मुआवजे के विरोध में किसानों की संघर्ष समितियां सड़कों पर उतर आईं और मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन किए। विस्थापित होने का दंश झेल रहे लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए जुलूस निकाले, भूख हड़ताल की, आमरण अनशन किए। नतीजन किसानों की मेहनत रंग लाई। परियोजना प्रबंध द्वारा डूब क्षेत्र की जमीन को 4 श्रेणियों में बांटा गया। जंगल झाड़ी जमीन का मुआवजा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,500 रुपए प्रति बीघा, बंजर जदीद और बंजर कदीम का मुआवजा 2,60,000 रुपए प्रति बीघा, असिंचित ओबड़ भूमि का मुआवजा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3,60,000 रुपए प्रति बीघा और कुलाऊ यानी सिंचित भूमि का मुआवजा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से निर्धारित किया गया। इसी प्रकार पेड़ पौधों और घरों या इमारतों का मुआवजा भी संघर्ष समितियों के दबाव के चलते बढ़ा कर दिया गया। जो लोग पूरी तरह बेघर होंगे उनके घरों का मुआवजा 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 22.5 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से देने का ऐलान हुआ। विस्थापित अपनी मांगों को लेकर के हर बार सरकार बांध प्रबंधन के समक्ष अपना रोना रो रहे हैं, जिसमें कि विस्थापितों को अभी तक यह नज़र नहीं आ रहा है कि उन्हें कहां पर बसाया जाएगा। यदि बांध प्रबंधन द्वारा भू अधिग्रहण के समय ही विस्थापितों के लिए ज़मीन दी जाती और उन्हें उनका पुनर्स्थापन किया जाता तो आज तक वो लोग वहाँ पर कुछ अपना रहन सहन के लिए कुछ कार्य कर सकते थे, लेकिन बांध प्रबंधन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अभी तक लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रेणुका बांध परियोजना के तहत अब तक प्रभावित किसानों को करीबन 400 करोड़ रुपए का मुआवजा तो वितरित किया जा चुका है, परंतु अपना सर्वस्व खोने के बाद मिले इस मुआवजे को लोग ऊंट के मुंह में जीरा समान बता रहे हैं। अब इतने लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और क्या रेट भी नहीं है। अगर रेट भी मिलता तब भी ठीक था। अब सरकार से तो हमारे को ज़मीन भी चाहिए थी, जो इन्होंने मंजूर रखा, नौकरी भी चाहिए थी। हमारे जो पैसे बने मो इतना
पूरा मुआवजा नहीं मिला जो हमारे पेड़ पौधे किए जमीन को पेमेंट बोने ना हम इसका कोई लाभ नहीं हुआ हमको हमारा जमीन से हमारे आगू कर पाए और जो इन्हें शर्त बोली तिथा भी कोई लाभ नहीं हुआ हमको। भूमि अधिग्रहण बाद ही इस इलाके में सभी सरकारी विकास कार्यों पर भी पूर्ण विराम लग गया था। जाहिर है डूबते जहाज को संवारने का काम कोई नहीं करता। जमीन सरकारी हो गई है और हम सब विस्थापित भी उन सरकारी आवासों में रह रहे हैं। सरकार की जो राष्ट्रीय योजना है मनरेगा वो भी उस क्षेत्र में नहीं चल रही है। लोग वहाँ से अभी भी डूब क्षेत्र से यदि कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ कोई 108 नहीं जाती। वहाँ से लोग अपने वही पुराने तरीके से किल्टे में उठा करके मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक लेके जाते हैं। ये सचमुच एक त्रासदी है कि यहाँ के लोग ये भी नहीं जानते कि कब यहाँ बांध का निर्माण होगा, कब उनके गांव, घर, जमीन आदि जलमग्न होंगे और वे कहां जाकर अपने नए आशियाने की तामीर करेंगे। ये अंधेरी सुरंग में पांव रखने जैसा है जिसके दूसरे छोर पर रोशनी होगी भी या नहीं कोई नहीं जानता। अहम सवाल यह है कि क्या यहां के हजारों परिवारों को कोई सरकार तब तक विकास से मरहूम रख सकती है जब तक कछुआ चाल से बन रही इस परियोजना को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा। ये कहां का न्याय है? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इसी कारण पिछले 10 सालों से यहां के निवासी सुविधाओं के अभाव में दिन रात गुजार रहे हैं। सरकार की विकास एजेंसियां यहां से अपना मुंह मोड़ चुकी हैं। अब डूब क्षेत्र के ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन सब का नामो निशान मिट जाएगा और फिर जन्मेंगी लोक कथाएं। गर्मियों में पानी का स्तर कम होने पर इन्हीं लोक कथाओं के सहारे लोग अपने बच्चों को डूब क्षेत्र के किनारे पर खड़े होकर बताया करेंगे कि वो उस जगह था, हमारा पुश्तैनी मकान जहां तुम्हारे दादा परदादा पैदा हुए और वहीं उन्होंने अपनी जमीन पर मेहनत करके जैसे तैसे अपनी और हमारी जिंदगी को नए मायने दिए। वर्तमान डूबेगा, भूतकाल और भविष्य डूबेगा, इतिहास डूबेगा और डूब जाएंगे वो हसीन लम्हे जो शायद जिंदगी से भी प्यारे हैं। आंखों की चमक खो जाएगी, रिश्तों की महक गुम हो जाएगी, अपनेपन का एहसास खत्म हो जाएगा। मिट्टी की सौंधी महक यहां के बाशिंदों का पीछा करेगी। एक दूसरे से मिलने की उम्मीदें टूट जाएंगी क्योंकि कौन कहां जाकर बसेगा कोई नहीं जानता। बस एक जीती जागती संस्कृति और सभ्यता का समाधि में बदल जाना एक अत्यंत दुखद घटना है।